हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्क्रम ब्लेस यू। और ये है पार्ट टू एवरीथिंग यू नो अबाउट अजाइल का। इससे पहले मैं शुरुआत करूं, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसको लाइक करें और शेयर करना प्लीज बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्विकली। बढ़ते हैं अब अपनी दूसरी स्लाइड की तरफ। दूसरा जो हमारा है वो है स्क्रम प्रोसेस। ऑलरेडी स्क्रम के लिए मैंने 3-4 वीडियोस बनाई हैं, जो कि आप बहुत इजीली मेरे चैनल पे पा सकते हैं। मैं उसके लिंक्स ऐसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, प्लीज आप वहां से उस लिंक्स को देख सकते हैं। बात करते हैं स्क्रम की। तो स्क्रम इज बेसिकली एंड अजाइल प्रोसेस, एक मेथोडोलॉजी है, एक फ्रेमवर्क है जिसे टीम्स अपने काम को ऑर्गेनाइज और मैनेज करने में करते हैं। इसका मेन एम क्या होता है कि फ्लेक्सिबिलिटी और कोलैबोरेशन को हम इंक्रीज कर सके, स्पेशली जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट आते हैं। तो उनको हैंडल करने के लिए स्क्रम इज द मोस्ट बेनिफिशियल या सबसे अच्छा तरीका है किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट को हैंडल करने में। तो चलिए इसको समझते हैं एक रियल टाइम एग्जांपल से। सो इमेजिन करते हैं कि आप एक मोबाइल ऐप डेवलप कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगी कि मैं जो भी एग्जांपल्स देती हूँ, एक्चुअली मैं इन सारे एग्जांपल्स पे ऑलरेडी काम कर चुकी हूँ। इसलिए मैं इन सारे एप्स का या जो भी फूडी ऐप है या जो भी मोबाइल ऐप है, तो उस पे मैं ऑलरेडी काम कर चुकी हूँ। दैट इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस। अब शुरू करते हैं कि इमेजिन करते हैं कि आप एक मोबाइल ऐप डेवलप कर रहे हैं जिसकी एक बैकलॉग लिस्ट आपके पास है, यानी कि एक टू डू लिस्ट है आपके पास। तो ये आपको डेवलपमेंट प्रोसेस स्क्रम फ्रेमवर्क के थ्रू करनी है। तो अब आप क्या करोगे? प्रोडक्ट ओनर है, जो कि आपका कोई फ्रेंड है, जो डिसाइड करता है कि आप उस ऐप में, पर्टिकुलर ऐप में जो भी आपने फीचर्स ऐड करवाने हैं, तो उन सारे फीचर्स की लिस्ट जो है वो प्रोडक्ट ओनर, जिसका काम है उन सारे बैकलॉग को प्रायोरिटाइज करना कि किस फीचर्स को पहले डेवलप करना है। इन अदर वर्ड्स, वो डिसाइड करता है कि कौन से टास्क इंपॉर्टेंट है और किस सीक्वेंस में है, उन्हें किस तरह से टैकल किया जाए। अब बात करती हूँ स्क्रम मास्टर की। तो ये आपके प्रोजेक्ट का कोच है, यानी उनका काम है एंश्योर करना कि टीम स्क्रम प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रही है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्पफुल होता है। अब बात करते हैं डेवलपर्स की या डेवलपमेंट टीम की। तो ये वो लोग हैं जो एक्चुअल ऐप को डेवलप करते हैं, यानी कि बनाते हैं। डेवलपमेंट टीम में डेवलपर्स, डिजाइनर्स, टेस्टर्स और बीए शामिल हो सकते हैं। तो अब इसके आगे देखते हैं कि स्क्रम प्रोसेस हम इस पर्टिकुलर जो भी ये हम मोबाइल ऐप बना रहे हैं, उसमें हम इस प्रोसेस को कैसे यूज करते हैं। तो स्प्रिंट की सबसे पहले बात करते हैं। तो स्क्रम में काम को फिक्स्ड टाइम फ्रेम में, यानी कि जो भी हमारे पास लिस्ट है, जो भी काम है, उसको हम एक फिक्स्ड टाइम फ्रेम में, जिसे स्प्रिंट कहते हैं, कंप्लीट किया जाता है। हर स्प्रिंट यूजुअली 2 टू 4 वीक्स की होती है। स्प्रिंट प्लानिंग, अब हर स्प्रिंट की शुरुआत में डेवलपमेंट टीम मिलकर डिसाइड करते हैं कि किस की मतलब कौन-कौन सी लिस्ट है, जो हमारे पास बैकलॉग है, उनमें से कौन-कौन सी चीजें हैं जो कि हम इस स्प्रिंट में किस टास्क को कंप्लीट किया जाएगा। तो जो हमारा पीओ होता है, जो प्रोडक्ट ओनर होता है, उससे मिलकर वो टास्क फाइनलाइज करते हैं, यानी कि फाइनलाइज करते हैं। और जो वो सारे टास्क को रखते हैं जो कि हमारे प्रायोरिटी पर है, यानी कि हाईएस्ट प्रायोरिटी पे जो टास्क है उसे हम करंट स्प्रिंट में रखते हैं। अब बात करती हूँ डेली स्टैंड अप की। तो रोज क्या होता है कि टीम मेंबर्स एक छोटी सी टीम मीटिंग करते हैं और डिस्कस करते हैं कि उन्होंने लास्ट डे क्या किया, मतलब कि यस्टरडे क्या किया, कल क्या किया, आज क्या करेंगे, या और कोई ब्लॉकेज है या ऐसी कोई हर्डल है या ऐसा कोई इम्पिडिमेंट है जो कि उनके रास्ते में आ रहा है, उनके रोड मैप में आ रहा है, और उसे किस तरह से सॉल्व किया जाए। फिर बात करती हूँ मैं स्प्रिंट रिव्यू की। तो जब हमारा स्प्रिंट एंड हो जाता है तो टीम एक मीटिंग करती है जिसमें उनका मेन एजेंडा होता है कि प्रोग्रेस देखा जाए, कि लाइक व्हाट वी हैड डेवलप्ड, हमने इस पूरे स्प्रिंट के टाइम पर क्या डेवलप किया है। जो हमारा पीओ होगा, जो हमारा प्रोडक्ट ओनर होगा, वो ये देखेंगे कि क्या उनको डिलिवरेबल्स ठीक लगता है या किसी और चेंजेस की जरूरत है। अब आते हैं चौथे
चौथी चीज की तरफ जिसे कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव। तो इस मीटिंग में क्या होता है, टीम डिस्कस करती है कि क्या अच्छा हुआ और क्या इम्प्रूव किया जा सकता है। इस ये जो रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग होती है, ये टीम के लिए बेटर होने का मौका देती है। अब आप देखेंगे कि हर स्प्रिंट के बाद ऐप में नए फीचर्स और इम्प्रूवमेंट्स ऐड होते हैं और ये साइकिल रिपीट होती जाती है जब तक आपका ऐप पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो जाता है। तो इस तरह से स्क्रम फ्रेमवर्क टीम्स को फ्लेक्सिबिलिटी और कोलैबोरेशन प्रोवाइड करती है, जिससे उनका काम ऑर्गेनाइज और इफेक्टिव तरीके से हो सकता है और जितने भी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट हैं वो बहुत ही इजी हो जाते हैं, बहुत इजीली उस चीज को हम सॉल्व कर सकते हैं। स्क्रम को और जानने के लिए मेरी पुरानी वीडियोस को प्लीज जरूर देखिएगा, उसमें मैंने स्क्रम को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। तो अब आते हैं स्क्रम की यूज केसेस के बारे में कि हम स्क्रम को कहाँ-कहाँ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो स्क्रम को आप प्रैक्टिकली किसी भी डोमेन में यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी, कोलैबोरेशन और इटरेटिव डेवलपमेंट प्रोसेस की ज़रूरत होती है। कुछ कॉमन एरियाज़ हैं जहाँ स्क्रम का यूज़ होता है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, तो ये शायद सबसे कॉमन यूज़ केस है स्क्रम का। स्क्रम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम्स के लिए एक इफेक्टिव वे है कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स को मैनेज करने का, जहां पर रिक्वायरमेंट इवॉल्व हो सकते हैं। प्रोडक्ट डेवलपमेंट, किसी भी प्रोडक्ट को डेवलप करने में, चाहे वो फिजिकल प्रोडक्ट हो या डिजिटल प्रोडक्ट, स्क्रम का हम यूज करते हैं। इससे प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस जो होती है वो स्ट्रीमलाइन हो जाती है और जो हमारा पूरा प्रोसेस होता है वो अडॉप्टेबल रहता है। अब बात करते हैं मार्केटिंग कैंपेन्स की। तो मार्केटिंग टीम में भी स्क्रम का इस्तेमाल करके, यानी कि यूज़ केयर करके अपने कैंपेन्स और जो हमारी मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज़ होती है, उसको हम मैनेज कर सकते हैं। इससे उन्हें जल्दी फीडबैक मिलता है और वो अपने अप्रोच को एडॉप्टेबल बना सकते हैं। आइए बात करते हैं रिसर्च और डेवलपमेंट की। तो रिसर्च प्रोजेक्ट्स में भी स्क्रम की हेल्प से इटरेशंस और फीडबैक के थ्रू एक्सपेरिमेंटेशंस और इनोवेशन को फैसिलिटेट किया जा सकता है। एजुकेशन और ट्रेनिंग की बात करें तो स्क्रम प्रिंसिपल्स को एजुकेशनल सेटिंग्स में भी यूज किया जा सकता है, जैसे कि वर्कशॉप्स और ट्रेनिंग प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में। हेल्थ केयर की अगर बात करें तो हेल्थ केयर प्रोजेक्ट्स में भी, जैसे कि मेडिकल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या पेशेंट केयर इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव में, स्क्रम की फ्लेक्सिबिलिटी और इंक्रीमेंटल अप्रोच हेल्पफुल हो सकती है। अब आते हैं इवेंट मैनेजमेंट की तरफ। सो जो पेड इवेंट्स होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होते हैं या फेस्टिवल्स को ऑर्गेनाइज करने में भी स्क्रम का इस्तेमाल होता है। डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द इवेंट्स लाइक scheduling, प्रमोशंस, लॉजिस्टिक्स, all can be managed using scrum practices. So अब आते हैं एनजीओ की तरफ, यानी कि नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। सो जो स्क्रम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, उसमें भी हमारा स्क्रम बहुत ही इफेक्टिव तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है, जहां पर हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स होते हैं और हमें डायनेमिक गोल को मैनेज करना होता है। अब बात करते हैं सबसे आखिरी मैन्युफैक्चरिंग की। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस में भी स्क्रम का यूज हो सकता है, स्पेशली जब प्रोडक्ट्स की डिजाइन और प्रोडक्शन में चेंजेस और इम्प्रूवमेंट्स की जरूरत होती है। तो ये तो सिर्फ कुछ एग्जांपल्स है, लेकिन असल में स्क्रम का इस्तेमाल किसी भी डोमेन में किया जा सकता है, जहां पर काम को ऑर्गेनाइज और एडॉप्टेबल तरीके से मैनेज करना हो। इसका मुख्य फायदा ये है कि टीम्स को रेगुलर फीडबैक और अपॉर्चुनिटीज को इम्प्रूवमेंट प्रोवाइड करती है, जो कि ओवरऑल क्वालिटी और एफिशिएंसी को बढ़ाता है। तो ये था स्क्रम। अब आते हैं हम एक से दूसरे मेथोडोलॉजी, लीन एजाइल मेथोडोलॉजी की तरफ। तो भाई लीन मेथोडोलॉजी एक प्रोसेस है, एक फ्रेमवर्क है, जिसमें काम को बहुत ही स्मार्ट तरीके से और मिनिमम वेस्ट के साथ किया जाता है। अब वेस्ट वर्ड का यहाँ पे जो मैं यूज़ कर रही हूँ, तो इसका सेम सिमिलर आप समझिए, इसका मतलब सिमिलर होता है जैसे कि हमारे घर का वेस्ट होता है। तो इसका यूज़ मेनली प्रोडक्शन और बिज़नेस प्रोसेसेस को इम्प्रूव करने में होता है। तो चलिए इसे भी हम एक रियल टाइम एग्ज़ाम्पल के साथ समझते हैं। तो सोचते हैं कि आप एक बेकरी चला रहे हो और केक्स बनाते हो।
तो अभी आपका एक नया केक का ऑर्डर आया है, तो देखते हैं कि लीन मेथोडोलॉजी का यूज करके हम इस पे काम कैसे करेंगे। तो पहले बात करते हैं वैल्यू को डिफाइन करने की। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें वैल्यू को डिफाइन करना है। सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना होगा कि कस्टमर के लिए क्या वैल्यू है, मतलब वो केक ऑर्डर क्यों किया है और उसको उस केक में क्या चाहिए। दूसरे स्टेप पे आते हैं, तो वो है हमारा मैप द वैल्यू स्ट्रीम, यानी कि अब ये देखना है कि केक बनाने के लिए क्या-क्या स्टेप्स हैं, यानी इंग्रेडिएंट्स गैदर करना, बैटर बनाना, बेक करना, आइसिंग लगाना और पैकेजिंग करना। ये सारे स्टेप्स वैल्यू स्ट्रीम के हैं। अब आते हैं क्रिएट फ्लो की तरफ, यानी कि हमें ये देखेंगे कि हर एक स्टेप को कैसे स्मूथली कंप्लीट किया जा सके। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम इंग्रेडिएंट्स को पहले से अरेंज करके रखते हैं, तो जब ऑर्डर आया तो कितना टाइम बचेगा। अब आते हैं एस्टैब्लिशिंग पुल की तरफ। इसका मतलब ये है कि केक तब तक नहीं बनेगा जब तक ऑर्डर नहीं आया। ऐसा करके हमारा इन्वेंटरी वेस्ट बचेगा। अब आते हैं परफेक्शन की तरफ, यानी कि सीक परफेक्शन की तरफ। तो कंटिन्यूअसली प्रोसेस को इम्प्रूव करते रहने से क्या-क्या स्टेप होता है जो कि इसको ऑप्टिमाइज करता है। तो क्या-क्या ऐसे स्टेप्स और तरीके हैं जिससे केक बनाने में और भी कम टाइम और वेस्ट हो। तो ये था लीन मेथोडोलॉजी का एग्जाम्पल, जो कि हमने बेकरी के कॉन्टेस्ट में देखा। इस तरीके से आप अपने काम में भी इसका यूज करके काम को इम्प्रूव कर सकते हैं और वेस्ट को कम कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि लीन मेथोडोलॉजी का यूज केसेस क्या है। तो लीन मेथोडोलॉजी का यूज केसेस कई इंडस्ट्रीज में हो रहा है। तो चलिए कुछ कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज के बारे में बात करते हैं जहां पर लीन का इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की। तो ये सबसे कॉमन यूज केस है। यहाँ पर प्रोडक्शन प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करने के लिए लीन का यूज होता है। जैसे कि आप मान लीजिए कार मैन्युफैक्चरिंग में पार्ट्स को इफेक्टिवली असेंबल करना, वेस्ट कम करना और ओवरऑल प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करना। फिर बात करते हैं हेल्थ केयर इंडस्ट्री में, यानी कि हेल्थ केयर या हॉस्पिटल्स या जो भी हेल्थ से रिलेटेड हमारी इंडस्ट्री है। तो हॉस्पिटल्स में भी लीन का इस्तेमाल होता है। पेशेंट की ट्रीटमेंट और केयर को इम्प्रूव करने के लिए, अपॉइंटमेंट को मैनेज करने के लिए और रिसोर्सेज को सही तरीके से एलोकेट करने के लिए। तो अब बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हम इसका यूज कैसे कर सकते हैं। ये हम सॉफ्टवेयर में इस तरह से काम कर सकते हैं कि सॉफ्टवेयर पर काम को स्मॉल इटरेशंस में डिवाइड करना, जो कि जनरली हम अजाइल में करते हैं, अननेसेसरी फीचर्स को अवॉइड करना और कस्टमर के रिक्वायरमेंट को प्रायोरिटाइज करके देना। तो ये काम होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। अब बात करते हैं रिटेल इंडस्ट्री में। तो दुकान में स्टॉक मैनेजमेंट, इन्वेंट्री कंट्रोल और कस्टमर के लिए बेटर शॉपिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने के लिए भी लीन का इस्तेमाल होता है। तो अब बात करते हैं सर्विस इंडस्ट्रीज में। बैंक्स, होटल्स, कॉल सेंटर्स जैसे सर्विस इंडस्ट्रीज, ये सारी जैसे कि सर्विस इंडस्ट्रीज है, इन सब जगह पर भी लीन का इस्तेमाल होता है, यानी कि यूज होता है। तो कस्टमर के लिए फास्ट और एफिशिएंट सर्विस प्रोवाइड करने के लिए प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। अब बहुत इम्पोर्टेंट यूज़ कोई केस है, वो है एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग, क्रॉप मैनेजमेंट, रिसोर्स यूटिलाइज़ेशन और वेस्ट कम करने के लिए ये प्रोसेस जो है वो काम आता है। अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की। तो बिल्डिंग्स और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में भी लीन का यूज़ होता है। मटीरियल मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट प्लानिंग और वर्कफोर्स ऑप्टिमाइज़ेशन के लिए लीन मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल होता है। और ऐसे ही और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जहां पर लीन मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल होता है। इससे काम को एफिशिएंट बनाने में हेल्प मिलती है और हमारा वेस्ट जो है वो बहुत ही कम होता है। अब आते हैं हम अपने चौथे बहुत इम्पोर्टेंट मेथोडोलॉजी की तरफ, जो कि है हमारा एक्सट्रीम
प्रोग्रामिंग, जिसे हम कहते हैं एक्सपी मेथोलॉजी। इसका पूरा नाम जैसे मैं बताया एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग मेथोलॉजी है। ये एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस है जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी और कोलैबोरेशन का जोर होता है। इसका एम है हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर डेवलप करना जल्दी और इफेक्टिवली। सो अब इसके हमारे कुछ मेन प्रिंसिपल्स हैं। कुछ जैसा कि आप देखेंगे कि इसमें हम आप देख सकते हैं कि आर्किटेक्चरल स्पाइक्स है, रिलीज प्लानिंग है, इटरेशंस है, देन कंटीन्यूअस टेस्टिंग है, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग है, रीफैक्टरिंग है, स्मॉल रिलीजेस हैं, देन पेयर प्रोग्रामिंग है। ये सारी चीजें हैं जो कि हमारे इस पूरे प्रोसेस को इम्प्रूव करते हैं। तो चलिए एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एक रियल टाइम एग्जांपल लेते हैं। सेम हम एग्जांपल लेते हैं मैसेजिंग ऐप बनाने का। तो एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की टीम है जो कि एक नया मैसेजिंग ऐप बना रही है, ठीक व्हाट्सएप और टेलीग्राम की तरह। तो सबसे पहले स्टेप की हम बात करते हैं, दैट इज द प्लानिंग। सो टीम ने सबसे पहले ऐप के फीचर्स को यूजर स्टोरीज में डिवाइड करा। जैसे यूजर्स को मैसेजेस सेंड करने की परमिशन होनी चाहिए, यूजर्स को मैसेज रिसीव करने की परमिशन होनी चाहिए। तो ये था हमारा प्लानिंग। अब दूसरी बात करते हैं स्मॉल रिलीजेस की। तो पहला स्प्रिंट में यानी कि पहली स्प्रिंट में टीम ने बस सिंपल टेक्स्ट मैसेजेस सेंड करने की कैपेबिलिटी डेवलप की और दूसरे स्प्रिंट में वॉइस मैसेजेस को ऐड किया। तो मेनली क्या है कि सॉफ्टवेयर को स्मॉल फंक्शनल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जिसे इटरेशंस या स्प्रिंट कहते हैं। जैसा कि हम स्क्रम में कहते हैं, मेनली जो अजाइल के जो प्रिंसिपल्स होते हैं। सो कुछ नए फीचर्स को डेवलप किया जाता है हर एक स्प्रिंट में। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंट फीडबैक की। तो हर स्प्रिंट के बाद टीम ने ऐप के टेस्टर से फीडबैक लिया और उनके सजेशंस के हिसाब से इम्प्रूवमेंट किया। तो यानी कि हमने जो है हर स्प्रिंट के बाद स्टेक होल्डर्स और यूजर्स से फीडबैक लिया जाता है। इससे डेवलपर्स को पता चलता है कि उनका काम सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं जा रहा है। अब बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस टेस्टिंग की। तो सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट के साथ-साथ रेगुलर टेस्टिंग होती रहती है। इससे बग्स और इश्यूज जल्दी-जल्दी हमें पता चलते रहते हैं और उन्हें फिक्स करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो जैसे कि डेवलपर्स ने हर स्प्रिंट के बाद ऐप को टेस्ट किया और जो भी हमारे बग्स आए थे उसको टिकेट क्रिएट करके और उसके बाद उसको फिक्स कर दिया। अब बात करते हैं रीफैक्टरिंग की। सो कोड को रेगुलर बेसिस पर इम्प्रूव किया जाता है ताकि वो एफिशिएंट और मेंटेनेबल रहे। ये किसी स्पेसिफिक फीचर्स को इम्प्रूव करने के लिए होता है। जैसे कि जब टीम ने देखा कि कुछ सेक्शंस का कोड कॉम्प्लेक्स हो रहा है उस मैसेजिंग ऐप में, तो वो रेगुलरली रीफैक्टर्ड किया ताकि फ्यूचर में कोड को मेंटेन करने में आसानी हो। हमारा कोड जो है वो कॉम्प्लेक्स ना हो और कोड क्वालिटी को हम इम्प्रूव कर सके। तो अब बात करते हैं पेयर प्रोग्रामिंग की। इसमें 2 डेवलपर्स एक ही कंप्यूटर पर साथ में कोड लिखते हैं। तो एक डेवलपर्स कोड लिखता है और दूसरा उनके मिस्टेक्स को चेक करता है। इससे कोड क्वालिटी इम्प्रूव होती है और नॉलेज शेयरिंग होती है। तो अगर लाइक जैसे कि जो हम ऐप बना रहे हैं, तो उस ऐप में अगर किसी डेवलपर को किसी दूसरे के कोड में इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत फ़ील होता है कि हाँ, इसमें इस कोर्स में हम और भी कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, तो वो बिना किसी प्रॉब्लम के उस कोड को मॉडिफाई कर सकता है। अब बात करते हैं सस्टेनेबल पेस की। तो डेवलपर्स को ओवरवर्क से बचाने के लिए रीजनेबल वर्क आवर मेंटेन किए जाते हैं, जिससे उनका प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी मेंटेन होता है। तो टीम ने अपने मेंबर्स की वर्कलोड को मॉनिटर करना शुरू किया और ओवरवर्क से बचने के लिए नेसेसरी स्टेप्स लिए। तो एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी की मदद से आप देखेंगे कि जो हम जो ये ऐप बना रहे हैं मैसेजिंग वाला, तो इसकी हेल्प से टीम ने एफिशिएंट तरीके से मैसेजिंग ऐप डेवलप किया, जिसमें यूजर्स को क्वालिटी एक्सपीरियंस मिला और जल्दी से जल्दी और भी फीचर्स ऐड किए। तो एक ये जो मेथोडोलॉजी है, ये टीम के लिए एक स्ट्रक्चर्ड और इफेक्टिव अप्रोच प्रोवाइड करती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। अब हम बात करते हैं कि एक्सपी के यूज केसेस क्या है। तो एक्सपी मेथोडोलॉजी को आप कई तरह के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में यूज कर सकते हैं। तो मैं कुछ ऐसे सिनेरियोज को बताऊंगी जहां पे
एक्सपी का यूज किया जा सकता है, यानी कि कुछ जो ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कि एक्सपी के यूज केसेस हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्मॉल टू मीडियम साइज प्रोजेक्ट्स। तो जो भी हमारे स्मॉल से या मीडियम साइज या इजी प्रोजेक्ट्स हैं, जहां पर रिक्वायरमेंट फ्लेक्सिबल होती है और फ्रीक्वेंट चेंजेस की पॉसिबिलिटी होती है, वहां पर हम एक्सपी का यूज कर सकते हैं। दूसरी बात करते हैं वेब डेवलपमेंट की। अगर आप वेबसाइट एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं, तो एक्सपी मेथोलॉजी एजाइल नेचर के साथ साथ आपको रैपिड डेवलपमेंट और फ्रीक्वेंट अपडेट्स प्रोवाइड करती है। फिर आते हैं स्टार्टअप्स पे। तो स्टार्टअप्स में एक्सपी मेथोलॉजी उनके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट हो सकती है बिकॉज कि वो फास्ट पेस इन्वायरमेंट में काम करते हैं। जो भी स्टार्टअप होते हैं वो चाहते हैं कि भाई हमें जल्दी से जल्दी इसका आउटपुट मिल सके। तो उस फास्ट पेस इन्वायरमेंट को मीट करने के लिए इसमें फ्लेक्सिबिलिटी और क्विक फीडबैक्स के थ्रू प्रोडक्ट को कंटिन्यूअसली इंप्रूव किया जा सकता है। अब बात करते हैं कस्टमर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की। जब आप किसी स्पेसिफिक क्लाइंट या ऑर्गेनाइजेशन के लिए कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, जहां पर रिक्वायरमेंट में चेंजेस होते रहते हैं, तब एक्सपी का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब बात करते हैं इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स की। तो एक्सपी जो है वो इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत सूटेबल है, क्योंकि वहां पर बहुत सारे नए और यूनिक फीचर्स डेवलप करने होते हैं। तो फ्रीक्वेंट फीडबैक के थ्रू आप इनोवेटिव आइडियाज को वैलिडेट कर सकते हैं। अब बात कर सकते हैं कि प्रोजेक्ट्स जिसमें इवॉल्विंग रिक्वायरमेंट्स होती है। अगर आपके प्रोजेक्ट्स के रिक्वायरमेंट कॉन्टिन्यूअसली इवॉल्व हो रहे हैं, तब एक्सपी मेथोलॉजी को फ्लेक्सिबल अप्रोच से आप उन चेंजेस को स्मूथली इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। बट ये जरूर ध्यान रखिएगा कि एक्सपी मेथोलॉजी हर सिचुएशन में सूटेबल नहीं होती है। लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स जहां पर स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स या फिक्स्ड टाइमलाइन होती हैं, उनमें एक्सपी का जो यूज होता है वो मुश्किल हो सकता है, क्योंकि प्रोजेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी, उसकी स्केलेबिलिटी और रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए एक्सपी का सही यूज केस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम बात करते हैं, आते हैं अपनी दूसरी मेथोडोलॉजी की, जिसे कहते हैं क्रिस्टल क्लियर या क्रिस्टल अजाइल मेथोडोलॉजी। अब ये एक बहुत ही आप कह सकते हो कि नया टर्मिनोलॉजी है। नया तो नहीं कहूँगी, बट हाँ, एक बहुत ही अनकॉमन टर्मिनोलॉजी है तो ये अजाइल का ही एक फ्रेमवर्क, जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए डिजाइन किया गया है। तो इस मेथोडोलॉजी का मेन फोकस ये है कि टीम को फ्लेक्सिबल और एडॉप्टिव तरीके से काम करने की हम उनको अच्छे से एनवायरनमेंट दे सकें, ताकि वो चेंजिंग रिक्वायरमेंट और अनसर्टेन सिचुएशंस के साथ कोप अप कर सके। मेनली क्या है कि जहाँ पे हमारे पास मोबाइल, मान लीजिए कि आपके पास कोई एक क्लाइंट आता है और फिर वो बार-बार अपनी रिक्वायरमेंट को चेंज करता रहता है और वो बहुत ही रिजिड क्लाइंट है, तो उसके लिए हम क्रिस्टल क्लियर टर्मिनोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। तो इसका भी मैं एक रियल टाइम एग्ज़ाम्पल से समझाने की कोशिश करूँगी। तो ये सोचते हैं कि एक मोबाइल ऐप फिर से डेवलप कर रहे हैं। बार-बार मैं मोबाइल ऐप डेवलप करती हूँ, बट ठीक है, रियल टाइम ज़रूरी है। तो हम ये इमेजिन करते हैं कि आप एक मोबाइल ऐप डेवलप कर रहे हैं। अब दूसरी चीज़ इमेजिन करते हैं कि इनिशियली क्लाइंट ने सिर्फ बेसिक फीचर्स चाहिए थे, जैसे कि यूजर रजिस्ट्रेशन और लॉगिन। लेकिन जब एप्लीकेशन की डेवलपमेंट शुरू होता है, तो क्लाइंट को और फंक्शनैलिटी की डिमांड बदल जाती है। तो इस सिचुएशन में क्रिस्टल अजाइल मेथोडोलॉजी का यूज करके हम काम शुरू कर सकते हैं। अब मतलब ये है कि हमारे क्लाइंट के पास बहुत पैसा है, वो हमें बहुत सारे पैसे दे रहा है और वो कहता है कि आप भाई मेरे प्रोजेक्ट पे काम शुरू करो। तो अब देखते हैं कि कैसे क्रिस्टल अजाइल मेथोडोलॉजी का हम यूज़ करते हैं और इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्लानिंग फेज़ की। इस फेज़ में टीम और क्लाइंट मिलकर डिस्कस करते हैं कि कौन-कौन से फीचर्स डेवलप करने हैं। इसमें टीम को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि अगर कोई चेंज आना हो, तो उसका सॉल्यूशन निकाला जा सके। तो ये था हमारा प्लानिंग फेज। अब बात करते हैं इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट की। तो क्रिस्टल अजाइल मेथोडोलॉजी में डेवलपमेंट प्रोसेस को छोटे-छोटे चंक्स में डिवाइड किया जाता है, जैसा कि सारे ही अजाइल डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी में किया जाता है, और इसे हम इंक्रीमेंट्स कहते हैं। तो हर एक इंक्रीमेंट में कुछ नए फीचर्स या इम्प्रूवमेंट ऐड किए जाते हैं, जैसे कि पहले हम जैसे कि पहले मान लो इंक्रीमेंट हमने पहला जो था वो यूजर रजिस्ट्रेशन फीचर ऐड ऐड किया, दूसरे इंक्रीमेंट में लॉगिन फीचर ऐड किया, और ऐसे ही आगे बढ़ते जाएँगे।
अब तीसरी बात करते हैं रेगुलर फीडबैक। हर इंक्रीमेंट के बाद क्लाइंट को एप्लीकेशन का डेमो दिया जाता है। इससे क्लाइंट को ये समझने में बहुत ही हेल्पफुल ये हेल्प मिलती है कि किस तरह की चेंजेस हुई हैं और क्या और ऐड करना है। इस फीडबैक के बेसिस पर टीम नेक्स्ट इंक्रीमेंट के लिए प्लान बना सकती है। अब बात करते हैं एडॉप्टिव अप्रोच की। अगर कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन या रिक्वायरमेंट चेंज आती है, तो क्रिस्टल अजाइल मेथोडोलॉजी में इसका जो सॉल्यूशन बहुत ही आसानी से मिल सकता है। टीम को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि वो जल्दी से चेंजेस इंप्लीमेंट कर सके और प्रोजेक्ट को ट्रैक में लाने में हेल्प कर सके। तो इस तरह से क्रिस्टल अजाइल मेथोडोलॉजी की मदद से आप अपने मोबाइल एप्लीकेशन प्रोजेक्ट को स्टेप बाय स्टेप डेवलप कर सकते हो और क्लाइंट का चेंजेस जो जो चेंजिंग नीड्स है, जो सिचुएशंस है, उनके साथ एडॉप्ट कर सकते हो। तो ये अप्रोच ट्रेडिशनल जो हमारा वाटरफॉल या लीडर मेथड्स होता है, उससे ज़्यादा फ्लेक्सिबल और एडॉप्टेबल है। बट एक चीज़ ज़रूर याद रखिएगा कि हर प्रोजेक्ट का नेचर डिफरेंट होता है। इसलिए क्रिस्टल अजाइल मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल करने से पहले, इसका यूज़ करने से पहले प्रोजेक्ट की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अब बात करते हैं क्रिस्टल के यूज़ केसेस की। तो क्रिस्टल को हम किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी, एडप्टेबिलिटी और रेगुलर कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है। इस मेथोडोलॉजी को स्पेशली उन सिचुएशंस में इस्तेमाल करना चाहिए, जब रिक्वायरमेंट चेंजिंग हो सकती है या प्रोजेक्ट के स्कोप में अनसर्टेनिटी हो। तो मेरे पास कुछ ऐसे एरियाज़ हैं, जहाँ पे हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट की, मोबाइल जहाँ पे जो हमारे रिक्वायरमेंट थी वो ऑफनली चेंज हो रहा था, वहाँ पे हमने इसका यूज़ किया। ऐसे ही सेम है हमारा वेब एप्लीकेशन, सेम इसी की तरह यूज़ किया जा सकता है। फिर बात करते हैं स्टार्टअप्स की, स्टार्टअप्स में यूजुअली लिमिटेड सोर्सेज़ होते हैं और उनका फोकस प्रोडक्ट मार्केट में जल्दी लॉन्च करने पर होता है। तो क्रिस्टल स्टार्टअप्स टीम के लिए बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि इसमें इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट की मदद से प्रोडक्ट को जल्दी मार्केट में लाया जा सकता है। अब बात करते हैं रिसर्च और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की। जब किसी रिसर्च ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स में रिक्वायरमेंट या अप्रोच चेंजिंग हो सकते हैं, तब क्रिस्टल अजाइल मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे प्रोजेक्ट्स में एक्सपेरिमेंटेशन और अडॉप्टेशन का स्कोप होता है। अब बात करते हैं कंसल्टिंग सर्विसेज की। जब किसी क्लाइंट को कस्टमाइज्ड सॉल्यूशन चाहिए होता है, जो कि टाइम के साथ-साथ इवॉल्व होता है, तब क्रिस्टल अजाइल मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल कंसल्टेंट के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। अब हम बात करते हैं क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स की। तो क्रिएटिव प्रोजेक्ट जैसे कि ग्राफिक डिजाइनिंग या मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट्स में भी क्रिस्टल अजाइल मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यहाँ पर क्लाइंट की प्रेफरेंसेस और क्रिएटिव डायरेक्शंस इवॉल्व हो सकती है। अब हम सबसे आखिर में बात करते हैं एनजीओज़ की, यानी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। तो जितने भी सोशल इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स होते हैं, एनजीओज़ होते हैं, उसमें भी रिक्वायरमेंट ऑफन इवॉल्व करती रहती है। तो क्रिस्टल अजाइल मेथोडोलॉजी की हेल्प से डेवलपमेंट प्रोसेस को उनके सारे रिक्वायरमेंट्स के साथ-साथ अलाइन किया जा सकता है। बट फिर मैं यही बोलूँगी कि हर प्रोजेक्ट का नेचर अलग होता है, इसलिए इस मेथोडोलॉजी को भी इस्तेमाल या यूज़ करने से पहले स्पेसिफिक नीड्स और कैरेक्टरिस्टिक को ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा एफडीडी। एफडीडी ये एक लाइक अजाइल का एक ऐसा तरीका है, यानी कि इसका फुल फॉर्म सबसे पहले समझते हैं। एफडीडी का फुल फॉर्म है फीचर्स ड्राइवन डेवलपमेंट, यानी ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अप्रोच जहां हम एक सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड तरीके से सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। इसमें हम प्रोजेक्ट्स को छोटे-छोटे फीचर्स में डिवाइड कर लेते हैं एज़ यूजुअल। फिर हर फीचर को डिटेल से डिफाइन करते हैं और फिर उसको डेवलप, टेस्ट और इंटीग्रेट करते हैं। ये एक लाइक हर स्टेप पे लाइक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है, जो हमें प्रोजेक्ट को आसान और इफेक्टिव बनाने में हेल्पफुल होता है। तो अब देखिए कि कैसे यूज़ करते हैं। तो एफडीडी में हम प्रोजेक्ट्स को ऑब्वियसली हर फीचर्स को डिटेल से डिफाइन करते हैं, ताकि हमें साफ-साफ समझ में आए कि कौन-सा फंक्शनैलिटी डेवलप करना है। उसके बाद हम 1 या 2 फीचर्स को एक साथ डेवलप करते हैं, फिर उनको टेस्ट और इंटीग्रेट करते हैं।
तो अब इसको हम एक फिर से मैसेजिंग ऐप का ही मैं सोचती हूँ एग्ज़ाम्पल ले लूँ, जैसे कि मैंने सब में वही लिया है, तो वही करते हैं। तो हम आपका एक मैसेजिंग ऐप है, आप एक मैसेजिंग ऐप बना रहे हो और आपने डिसाइड किया है कि एफडीडी का यूज़ करके उस मैसेजिंग ऐप को डेवलप करना है। तो आपका जो फर्स्ट स्टेप होगा, वो होगा ओवरऑल मॉडल को डेवलप करना। ओके, डेवलप एन ओवरऑल मॉडल। तो सबसे पहले आपने डिसाइड किया कि आपके मैसेजिंग ऐप के क्या-क्या इम्पोर्टेंट फीचर्स होंगे, जैसे कि मैसेजेस भेजना, फ़ोटोज़ शेयर करना और लाइक ऑनलाइन स्टेटस देखना, हर फीचर को डिटेल में समझाया जाता है। जैसे कि मैसेजेस भेजना, लाइक इसमें इस पर्टिकुलर फीचर में यूज़र कैसे मैसेजेस भेजेगा, इमोजीज़ का कैसे यूज़ करेगा और कन्वर्सेशन कैसे दिखाई देगी। तो ये हो गया हमारा डेवलप एन ओवरऑल मॉडल। अब दूसरे की बात करते हैं, बिल्ड अ फीचर लिस्ट। तो अब आपने हर फीचर्स के लिए एक लिस्ट बनाई है, जिसमें फीचर्स के नाम, डिस्क्रिप्शंस और फंक्शनैलिटी के बारे में लिखा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें फ़ोटो शेयर करनी है, तो इस पर्टिकुलर फीचर्स में यूज़र किस तरह से फ़ोटो सेलेक्ट करेगा और उन्हें किस तरह से सेंड करेगा, यानी कि फ्लो को डिफाइन करना। अब आते हैं थर्ड स्टेप की तरफ, प्लान बाय फीचर। तो इस स्टेप में आपको हर फीचर्स के लिए एक डेवलपमेंट और टेस्टिंग का प्लान बनाना है। आपको डिसाइड करना है कि कौन-सा फीचर पहले डेवलप होगा और कौन-सा बाद में, और टेस्टिंग इन सारे फीचर्स की कैसे होगी। अब हम बात करते हैं फोर्थ फीचर की, दैट इज़ डिज़ाइन बाय फीचर। तो आपको हर फीचर्स के लिए डिज़ाइन करना है, जैसे कि यूज़र इंटरफेस कैसा होगा, बटन्स कौन-कौन से होंगे, कौन-कौन सी प्लेसेस पे बटन्स होंगे, उनका इंटरैक्शन कैसे होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑनलाइन स्टेटस दिखाना है, तो ये फीचर्स है, तो आपको डिसाइड करना है कि कैसे यूज़र का ऑनलाइन स्टेटस दिखाया जाएगा। अब हम फिफ्थ स्टेप की बात करते हैं, बिल्ड बाय फीचर्स। तो इस स्टेप में आपने एक-एक फीचर्स को डेवलप किए। तो आप सोचिए कि मैसेजेस भेजना एक फीचर है, लाइक यू हैव टू सेंड द मैसेज, ठीक है? जो आपने पहले डेवलप किया। अब इसमें यूज़र्स के लिए टाइपिंग एरिया, सेंड बटन और इमोजीज़ इम्प्लीमेंट करना, ये सारे फीचर्स जो है, इन फीचर्स के हिसाब से हमने डेवलप करा। अब आते हैं टेस्ट बाय फीचर्स। तो हर एक फीचर को डेवलप करने के बाद आपने उन सारे फीचर्स को टेस्ट किया। फॉर एग्जांपल फोटोज शेयर करना, लाइक दिस इज अ फीचर, यू हैव टू शेयर द फोटोज। तो अब इस फीचर को टेस्ट करने के टाइम पर आपको आपसे ये देखा जाएगा कि फोटोज सही से सेंड हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है, लाइक पिक्सेल्स क्या है जो आपने सेट करा है उसके हिसाब से है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये आपको इस स्टेप पे बिल्कुल डिफाइन कर लेनी है, ठीक है? इसके बाद हमारा सिर्फ 3 और फीचर्स होते हैं, जो कि इंटीग्रेट है, ओवरऑल टेस्टिंग है और रिलीज़ है। यानी कि हर फीचर को टेस्ट और डेवलप करने के बाद उन्हें इंटीग्रेट करना है, मतलब उन्हें ऐप में इंटीग्रेट कर दिया जाए, ताकि ऐप बिल्कुल सही तरीके से दिखे। अब पूरी ऐप को ओवरऑल टेस्ट करना, मतलब ये देखा जाए कि सभी फीचर्स सही से काम कर रहे हैं और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और अगर लास्ट में सब सही है, तो इसे आप रिलीज़ कर सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं, ताकि यूज़र्स उसका फ़ायदा उठा सकें। तो इस तरह से एवरीडे मेथोडोलॉजी का यूज़ करके एक नए मैसेजिंग ऐप स्टेप बाय स्टेप तरीके से आपने डेवलप किया। तो ये अप्रोच जो है, ये इंश्योर करता है कि हर एक फीचर्स सही से डिफाइन और टेस्ट हो, और ओवरऑल ऐप की क्वालिटी जो है, वो हमारी बनी रहे। तो अब मैं बात करती हूँ एफडीडी मेथोडोलॉजी के यूज़ केसेस के बारे में। तो यूज़ केसेस फॉर एग्ज़ाम्पल, मोबाइल ऐप, जैसे मैंने आपको बताया, द सेम इज़ द वेब एप्लीकेशन। देन एफडीडी का यूज़ जो है, वो एंटरप्राइज़ लेवल पे भी होता है। लाइक बड़े लेवल के जो एंटरप्राइज़ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें भी एफडीडी का यूज़ होता है। तो ये प्रोजेक्ट्स यूजुअली कॉम्प्लेक्स होते हैं, जहाँ पे मल्टीपल मॉड्यूल्स और फंक्शनैलिटीज़ को डेवलप करना होता है। जैसे कि एचआर मैनेजमेंट, इन्वेंटरी मैनेजमेंट और फाइनेंशियल सिस्टम। तो इन सब जगह भी एफडीडी का यूज़ होता है। अब बात करते हैं गेमिंग। तो गेमिंग एक
एक ऐसा डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एफडीडी का बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज होता है, बिकॉज डिफरेंट लेवल्स होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, पावर अप्स होते हैं और गेम मैकेनिक्स होते हैं। इन सभी को सिस्टमैटिकली डेवलप करने के लिए एफडीडी का इस्तेमाल किया जाता है। अब मैं बात करती हूँ एम्बेडेड सिस्टम, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन में काम करने वाले प्रोजेक्ट्स में एफडीडी का बहुत ही कॉमनली यूज होता है। तो जो भी डिवाइसेस होते हैं जैसे कि स्मार्ट अप्लायंसेस हो गए आपके, आईओटी डिवाइसेस हो गए, रोबोटिक्स हो गया, इन सब जगहों पर एफडीडी मेथोडोलॉजी का यूज किया जाता है। अब मैं अगर बात करूं हेल्थ केयर सेक्टर में, तो मेडिकल सॉफ्टवेयर जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स, ईएचआर, टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म्स और मेडिकल इमेजिंग सिस्टम, इन सब जगह पे भी एफडीडी का इस्तेमाल होता है, क्योंकि यहाँ पे भी हम एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन का यूज कर रहे हैं। अब बात करती हूँ फाइनेंशियल एप्लीकेशंस की, तो फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स जैसे कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स, फाइनेंशियल एनालिटिक टूल्स, इन सब जगहों पर भी हम एफडीडी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इन सब जगह पर ऑर्गेनाइज और डेवलप करने के लिए हमें छोटे-छोटे चंक्स की जरूरत होती है, ताकि एक साथ हम क्रिएट करके उसको हम इंटीग्रेट कर सकें। तो अब इसका यूज़ तो हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में करा है, लेकिन इसका मेन जो फ़ायदा है वो ये है कि हर फीचर को अलग से फ़ोकस करा जाता है, जिससे ओवरऑल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और क्वालिटी कंट्रोल जो होती है, वो बहुत ही बेहतर हो जाती है। चलिए, अब आते हैं हम अपने लास्ट पड़ाव की तरफ, और वो है हमारा ये आखिरी मेट्रोलॉजी। आज हमारी जो मैंने कवर करी है वो है डायनेमिक सिस्टम डेवलपमेंट मेथड, यानी डीएसडीएम। तो ये एक नई अप्रोच है जो अजाइल फ्रेमवर्क के अंडर आता है। इसका मेन एम है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस को फ्लेक्सिबल और एडॉप्टेबल बनाया जाए, ताकि चेंज रिक्वायरमेंट के साथ साथ कोप अप कर सके। तो चलिए, मैं आपको डीएसडीएम के कंसेप्ट को फिर से रियल टाइम एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करती हूँ। तो समझाने के लिए मैं एक दूसरा प्रोजेक्ट लेती हूँ, क्योंकि ये एक दूसरा मेथोडोलॉजी है। तो मैं ये करती हूँ कि आप ये मान लो कि एक कंपनी है, उसने एक नया ई-कॉमर्स वेबसाइट डेवलप करने का प्रोजेक्ट स्टार्ट करा है। तो इस प्रोजेक्ट में डीएसडीएम फ्रेमवर्क का यूज़ करा जाता है। तो अब सबसे पहले टीम ने प्रोजेक्ट की फीजिबिलिटी स्टडी की, यानी जो हमारा पहला स्टेप है, आप देखो जो प्रिज्म के ऊपर टॉप में है वो है फीजिबिलिटी स्टडी एंड बिजनेस स्टडी। तो सबसे पहले फीजिबिलिटी स्टडी की बात करें, तो टीम ने प्रोजेक्ट की फीजिबिलिटी स्टडी की, मतलब वो देखते हैं कि क्या ये प्रोजेक्ट पॉसिबल है, क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और क्या रिक्वायरमेंट्स है। ये स्टेप उनको ये डिसाइड करने में हेल्प करता है कि कौन से फीचर्स को सबसे पहले डेवलप किया जाए। अब दूसरी बात करती हूँ बिजनेस स्टडी की। तो अब टीम ने क्लाइंट से बात करके वेबसाइट के कोर बिजनेस गोल्स और रिक्वायरमेंट्स को समझ लिया। इससे उनको पता चलता है कि वेबसाइट में कौन-कौन से फीचर्स होने चाहिए और इनकी प्रायोरिटाइज कैसे किया जाए। अब मैं बात करती हूँ फंक्शनल मॉडल इटरेशंस की, यानी कि आप ये ऑरेंज और रेडिश वाला जो सेक्शन है उसमें देखिए, इसमें टीम ने वेबसाइट के बेसिक फंक्शनैलिटीज को डेवलप किया, और जैसे ही यूजर रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, प्रोडक्ट लिस्टिंग और कार्ट मैनेजमेंट, तो हर इटरेशंस को डेवलप किया, तो हर इटरेशंस में थोड़ा सा फंक्शनैलिटी ऐड होता है। अब बात करते हैं डिजाइन और बिल्ड इटरेशंस की। तो अब डिजाइन और बिल्ड फेज में आते हैं, इसमें टीम ने फंक्शनल मॉडल को इम्प्रूव किया, यूआई यूएक्स डिजाइन किया और एक्चुअल कोड लिखा। तो सपोज पहले इटरेशन में यूजर रजिस्ट्रेशन और लॉगिन फंक्शनैलिटी को डिजाइन और डेवलप किया गया, तो दूसरे इटरेशन में हमने मान लीजिए कार्ड को डिजाइन और इम्प्लीमेंट करा या डेवलप करा। तो इस तरह से हमने डिफरेंट इटरेशंस में काम करा। तो अब बात करते हैं टेस्टिंग और रिव्यू की, यानी कि जो हमारा टेस्टिंग हुआ है, तो हर इटरेशंस के बाद टेस्टिंग होता है, यानी कि पहले इटरेशंस में किए गए चेंजेस को थॉरली टेस्ट किया जाता है कि वो सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं। और बात करते हैं रिव्यू की, तो हर इटरेशंस के बाद क्लाइंट को प्रोग्रेस और डेवलप फंक्शनैलिटी दिखाई जाती है, उनका फीडबैक लिया जाता है, और अगर उन्हें कुछ चेंजेस या एडिशंस चाहिए होते हैं तो उनका इनपुट लिया जाता है। अब बात करते हैं 7 पॉइंट की, यानी कि फीडबैक
इनकॉर्पोरेशन की। तो अब इसमें क्या होता है कि जो भी हमारा क्लाइंट का फीडबैक होता है, उसके फीडबैक के बेसिस पर टीम ने फंक्शनैलिटी में रिक्वायर्ड चेंजेस किए। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो डीएसडीएम का एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, जिससे क्लाइंट के चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स को आसानी से इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है। अब बात करते हैं डिलीवरी की। तो हर इटरेशंस के बाद एक पोटेंशियली शिपेबल प्रोडक्ट इंक्रीमेंट रेडी होता है, जैसा कि हमारा अजाइल में कॉमन है। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी टाइम पर टीम उस इटरेशंस के रिजल्ट क्लाइंट को डिलीवर कर सकती है, जो क्लाइंट के लिए रियल वैल्यू ऐड करती है। तो अब बात करते हैं इम्प्रूवमेंट की। तो ये साइकिल कंटिन्यू होता है, हर इटरेशंस में न्यू फंक्शनैलिटी डेवलप होती है और क्लाइंट के फीडबैक के बेसिस पर इम्प्रूवमेंट्स किए जाते हैं। इस तरह से ग्रेजुअली स्टेप में वेबसाइट कंप्लीट हो जाती है। तो इस फ्रेमवर्क के अंडर फ्लेक्सिबिलिटी और क्लाइंट कोलैबोरेशन काफी इंपॉर्टेंस रखती है। इसका मेन गोल ये है कि क्लाइंट के चेंजिंग नीड्स को क्विकली एड्रेस किया जा सके और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस को कंटिन्यूअसली इंप्रूवमेंट के थ्रू ऑप्टिमाइज किया जा सके। तो भाई इस तरह से डीएसटीएम फ्रेमवर्क को एक ई कॉमर्स वेबसाइट डेवलपमेंट के एग्जाम्पल के साथ समझाया जा सकता है। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी, अडॉप्टेबिलिटी और क्लाइंट इन्वॉल्वमेंट के साथ-साथ ग्रेजुअल प्रोग्रेस और इम्प्रूवमेंट भी होते हैं। तो अब मैं बात करती हूँ इसके यूज़ केसेस की। तो इसका यूज़ केसेस है कि इसको हमने सेम वेबसाइट डेवलपमेंट में, मोबाइल डेवलपमेंट में, हेल्थ केयर में, इन सारी जगहों पे इसका हम बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो ये है वो सारे मेथोडोलॉजी जो हमने कवर करे हैं। आपको ये पता है कि अजाइल एडॉप्शन में विदिन जो हमारी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम्स हैं, उसमें इंक्रीज़ हुआ है 37% 2020 में और 84% 2021 में, एंड वी आर इन 2023। सो आप ये सोच सकते हो कि आने वाले कुछ सालों में अजाइल हमारा कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है, और जो हमारी ये स्क्रम मास्टर की जॉब्स हैं, जो हमारी प्रोडक्ट ओनर की जॉब्स हैं, ये सारी हमें किस लेवल पे ले जा सकती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भे भूलिएगा, क्योंकि फिर मेरी आने वाली वीडियोज़ इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली हैं, जो कि आपको ज़रूर यूज़ होंगी। तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। टिल देन, बाय बाय।